स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 जनवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों खबर की शुरुआत से पहले दोबारा से आपसे गुजारिश है कि आप तो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की खबरें देखने के लिए। तो आज की बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में बुलडोजर नीति के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब से नई सरकार बनी है तब से लगातार पूरे बिहार में बुलडोजर गरज रहा है, चारों तरफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है, लेकिन अब इसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए हैं। अररिया में भाकपा माले ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ रैली की है। इस रैली में यहाँ के लोगों ने जम करके प्रदर्शन किया। यहाँ के लोगों ने सरकार की बुलडोजर नीति पर कड़ा हमला बोला है। यहाँ के लोगों ने कहा है कि गरीबों और फिर दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाना बंद किया जाए और पहले उन्हें घर और फिर जमीन की व्यवस्था की जाए। फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ने का नीति का भी विरोध किया गया है। यहाँ के लोगों ने आरोप लगाया है कि विकास और फिर अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने शपथ ली है कि गरीबों और फिर दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा। दोस्तों बिहार के मुंगेर से एक डराने वाली घटना सामने आई है जो ठंड में हीटर इस्तेमाल करने वाले के लिए बड़ी चेतावनी है। अगर आप भी इस ठंड में हीटर इस्तेमाल करते हैं तो आप संभल जाइए, क्योंकि बिहार के मुंगेर जिला के कासिम बाजार इलाके में एक डॉक्टर अपने पूरे परिवार के साथ बंद कमरे में हीटर चला करके सो गए। जब कमरे में ना हवा थी ना वेंटिलेशन, जब नतीजा ये हुआ कि जहरीली गैस जमा हो गई और फिर चारों लोग दम घुटने से बेहोश हो गए। रात में हालात बिगड़ने पर बेटे ने किसी तरह फोन किया, फिर संपर्क टूट गया। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़ करके अंदर घुसी और फिर सभी को बेहोशी की हालात में अस्पताल पहुंचाया, जहां वक्त रहते हुए इलाज मिला और फिर सभी की जान बच गई। वहीं पर पुलिस ने साफ कहा है कि बंद कमरे में हीटर चलाना जानलेवा हो सकता है। हीटर इस्तेमाल करते वक्त हवा का रास्ता खुला रखें और फिर सोते समय हीटर बंद कर दें ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। दोस्तों बिहार सरकार भीख मांगने की मजबूरी खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चला रही है। इस योजना के तहत भिक्षुकों को यानी कि भीख मांगने वालों को सम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। बिहार के 10 जिलों में 19 भिक्षुक पूर्णवास गृह चल रहे हैं, जहां पर रहने, खाने, कपड़े, इलाज, योग और फिर मनोरंजन की सुविधा बिल्कुल भी मुफ्त मिलती है। जब पटना, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और सारण में ये केंद्र चल रहा है। जब सरकार भिक्षुकों को खुद का काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपए तक की एक मुफ्त आर्थिक मदद दे रही है। अब तक 544 भिक्षुकों को यह सहायता मिल चुकी है। इसके साथ आधार, पैन कार्ड, बैंक खाता, बच्चों की पढ़ाई, कौशल प्रशिक्षण और फिर जरूरतमंदों को पेंशन की सुविधा भी दी जा रही है। वहीं पर अगरबत्ती, दियाबत्ती, झाड़ू, चप्पल और फिर जूट उत्पाद बना करके कमाई का यह रास्ता दिखाया जा रहा है। योजना का साफ मकसद है कि भीख नहीं, सम्मान के साथ रोजगार और आत्मनिर्भर जीवन जिए। दोस्तों अब बिहार के बस डिपो में यात्रियों, चालकों और फिर कर्मियों को साफ सुथरा और फिर पौष्टिक खाना मिलेगा। जब बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई के तहत एक कैंटीन शुरू की जाएगी। यह फैसला परिवहन सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के निरीक्षण के बाद लिया गया है। निरीक्षण के दौरान बस डिपो में खाने पीने की खराब व्यवस्था देख करके मंत्री ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद निर्देश दिया गया है कि डिपो में जल्द दीदी की रसोई शुरू हो ताकि लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों और फिर ड्राइवरों को परेशानी न हो। जब पहले चरण में बांकीपुर, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, आरा, बिहार शरीफ, सीतामढ़ी, मोतिहारी, छपरा, सिवान, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा बस डिपो में यह सुविधा शुरू होगी। दीदी की रसोई पहले से अस्पताल और फिर सरकारी दफ्तरों में सफलतापूर्वक चल रही है। अब बस डिपो में भी कम दाम में शुद्ध भोजन मिलेगा। दोस्तों बिहार में फ्लैट प्लॉट खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत है। रेरा ने भरोसेमंद बिल्डरों की रैंकिंग जारी की है। जी हाँ, अगर आप बिहार में फ्लैट या फिर प्लॉट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। जहाँ अब घर खरीदना पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित और आसान हो गया है। जब बिहार रियल इस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी यानी कि रेरा ने निबंधित यानी कि रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट और फिर बिल्डरों की नई रैंकिंग जारी कर दी है, जिसे रेरा की वेबसाइट पर एक क्लिक में देखा जा सकता है। इस रैंकिंग से साफ पता चलेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट समय पर बन रहा है। जहाँ खरीदारों का
पैसा सही जगह खर्च हो रहा है या नहीं, और फिर किस प्रोजेक्ट पर कितनी शिकायतें हैं, यानी कि घर खरीदने से पहले जोखिम कितना है, अब ये भी साफ दिखेगा। वहीं पर रेरा की इस पहल से खरीदार अलग अलग प्रोजेक्ट और फिर बिल्डरों की तुलना कर सकते हैं, जब निर्माण की रफ्तार, पैसों का सही इस्तेमाल और फिर शिकायतों के आधार पर प्रोजेक्ट रैंकिंग तय की गई है। वहीं पर बिल्डर रैंकिंग उनके अनुभव और समय पर काम पूरा करने की क्षमता पर आधारित है। अब सिर्फ बिल्डर के दावे पर भरोसा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि नई ऑनलाइन तिमाही रिपोर्ट प्रणाली से पूरी जानकारी पारदर्शी हो गई है, जहां रेरा का कहना है कि इससे खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और बिल्डरों पर ईमानदारी से काम पूरा करने का दबाव बनेगा। दोस्तों, दिल्ली पूर्णिया इंडिगो फ्लाइट 8 दिन तक रद्द कर दी गई है। दरअसल बात यह है कि नए साल की शुरुआत में हवाई यात्रियों के लिए परेशानी भरी खबर है, जब पूर्णिया से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 19 से 26 जनवरी तक कैंसिल कर दी गई है। इन 8 दिनों तक ना तो फ्लाइट चलेगी और न ही टिकट की बुकिंग हो रही है। जब वजह साफ है, गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल और फुल ड्रेस प्रैक्टिस के चलते दिल्ली के ऊपर एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया जा रहा है। जब पूर्णिया एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक इस दौरान नोटम जारी किया गया है, जिससे सुबह के समय उड़ानों पर असर पड़ेगा। लंबे समय तक सेवा बंद रहने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। दोस्तों, किशनगंज में एनआईए की सख्त पूछताछ जारी है। जी हां, दरअसल बात यह है कि किशनगंज में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े हुए पूर्व सदस्यों से एनआईए की तीसरे दिन लगातार पूछताछ जारी है, जहां सदर थाना में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से सघन सवाल जवाब किया जा रहा है। एनआईए की टीम शुक्रवार को किशनगंज पहुंची थी और फिर पहले महफिल आलम और फिर आफ्ताब से पूछताछ की। शनिवार और फिर रविवार को पूछताछ का दायरा बढ़ाया गया। यह मामला 2022 के फुलवाड़ी शरीफ मॉडल से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच अब एनआईए कर रही है। अब तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महबूब आलम नदवी समेत 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि किशनगंज में रहते हुए नदवी के संपर्क और फिर गतिविधियां क्या थी। लगातार पूछताछ से मामले की गंभीरता साफ नजर आ रही है। दोस्तों, अब बिहार में गरीबों के राशन पर गड़बड़ी करना मुश्किल होगा, जब सरकार राशन वितरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल करने जा रही है। जब बिहार की 55,000 से ज्यादा राशन दुकानों पर ई पॉस मशीनों को डिजिटल तौल मशीन से जोड़ा जा रहा है, जिससे हर लेन देन का वजन रियल टाइम रिकॉर्ड होगा। अगर तय समय से कम अनाज दिया गया तो फिर सिस्टम खुद अलर्ट भेजेगा और तुरंत कार्रवाई होगी। लाभार्थियों की पहचान अब सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि फेस रिकॉग्निशन और फिर आइरिस स्कैन से भी होगी, ताकि किसी को तकनीकी की वजह से राशन से वंचित न रहना पड़े। नई व्यवस्था से प्रवासी लोगों को भी आसानी से राशन मिलेगा। दुकान पर योजना की पूरी जानकारी दिखानी होगी। जहां सरकार का कहना है कि ये पीडीएस में अब तक का सबसे बड़ा तकनीक सुधार है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गरीबों का हक सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, अगर आप बिहार में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर सबसे पहले मालिकाना हक की जांच जरूरी है। इसके लिए बिहार सरकार ने ऑनलाइन सुविधा दी है। बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं कि जमीन किसके नाम है। जहाँ वेबसाइट पर जाकर के जमाबंदी रजिस्टर देखें, जिला, अंचल, मौजा और फिर हल्का से भरे और फिर सर्च करें। यहाँ से पता चल जाएगा कि प्लॉट नंबर और फिर रकबा सही है या नहीं, जमीन बेचने वालों के नाम से ही जमाबंदी है या नहीं, और सभी हिस्सेदारों की सहमति है या नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जमीन का दाखिल खारिज सही होना बेहद जरूरी है। अगर पहले से ऑनलाइन रिकॉर्ड साफ है तो फिर आप विवादित जमीन खरीदने से बच सकते हैं और फिर भविष्य की परेशानी से भी बच सकते हैं। दोस्तों, बिहार में भूजल नीचे गिर रहा है, यानी कि पीने का पानी लगातार जमीन के नीचे जा रहा है। जब बिहार में अभी ठंड का मौसम है, लेकिन भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि गर्मी आते आते बिहार में गंभीर पेयजल संकट पैदा हो सकता है। सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जिलों में पिछले साल के मुकाबले भूजल स्तर 10 फीट तक नीचे चला गया है। जहां पर पहले 20 से 30 फीट पर पानी मिल जाता था, अब 200 से 300 फीट तक बोरिंग करनी पड़ रही है। जब नदियों के सिकुड़ने और फिर कई नदियों के खत्म होने से भूजल रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। जब खेती, पशुपालन और फिर पीने के पानी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। जब कई जिलों में अभी से चापाकल जवाब देने लगे हैं। सरकार ने नदियों के पानी को पीने लायक बनाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि जब तक पानी की बचत और फिर रिचार्ज पर गंभीर नहीं दिखाई जाएगी, तब तक हालात और बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, बिहार में जमीन माफियाओं के खिलाफ सरकार ने कड़ा एक्शन ले लिया है, बड़ा एक्शन लिया है। जहां उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अब जमीन से जुड़े मामलों में फर्जी या फिर
कुटरचित कागजात किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे नामांतरण हो, दाखिल खारिज हो या फिर सरकारी जमीन का मामला, फर्जी दस्तावेज मिले तो सीधा एफआईआर होगी। जहां अंचलाधिकारी खुद थाने में केस दर्ज कराएंगे। लापरवाही या फिर संरक्षण करने वाले अफसर भी नहीं बचेंगे। जहां सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जाली कागजात के आधार पर कोई भी आदेश नहीं दिया जाएगा और अगर पहले ऐसा हुआ है तो फिर उनकी दोबारा जांच होगी। जब सरकार का साफ संदेश है कि जमीन के खेल में अब जीरो टॉलरेंस, फर्जीवाड़ा किया तो जाना होगा जेल। दोस्तों, अगर आप अपनी पत्नी के नाम पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए फिक्स करने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। या इस समय बैंकों में एफडी का ब्याज घटा दिया गया है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम में अभी भी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी पर 7% ब्याज मिल रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो फिर 24 महीने बाद मैच्योरिटी पर आपको करीब 1,14,888 रुपये मिलेंगे, यानी कि सीधे करीब 14,888 रुपये का फ़ायदा। तो ऐसे में अगर आप भी बैंक में पैसे रखते हैं तो आप यहाँ पर पैसे रख सकते हैं। दोस्तों, अररिया में 6 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ठंड की वजह से डीएम ने यह सख्त आदेश लिया है। जब बिहार के अररिया जिला में बढ़ती ठंड को देखते हुए 6 जनवरी तक सभी सरकारी और फिर प्राइवेट स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया है। ये रोक प्री स्कूल, कोचिंग और फिर कक्षा 8 तक की पढ़ाई पर लागू होगी। डीएम ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। कक्षा 8 से ऊपर की पढ़ाई सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही चलेगी। जब वहीं पर आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों को गर्म भोजन देने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक खुले रहेंगे। वहीं पर डीएम ने साफ कर दिया है कि ये रोक सिर्फ पढ़ाई पर है। प्रशासनिक काम और फिर बोर्ड परीक्षाओं की विशेष कक्षाएं पहले की तरह चलती रहेगी। दोस्तों, इस कड़ाके की ठंड के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर पहुंचे। मौका था सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी के 90वें जन्मदिन का। जहां सीएम नीतीश कुमार ने बुके देकर के उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और काफी देर तक बातचीत भी की। जब इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम इनके साथ हैं। उन्होंने शकुनी चौधरी से कहा, अब आप यहीं पटना में रहिए, देखिए आपका बेटा कितना आगे बढ़ गया है। कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित और फिर गुब्बारे उड़ाने का आयोजन भी हुआ। वहीं पर इस मौके पर मंत्री विजय कुमार चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव समेत कई नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री का ये दौरा राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, बिहार में मखाना शहद बिजनेस का आपको अच्छा मौका है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। जब बिहार सरकार ने किसानों और फिर उद्यमियों के लिए बड़ी योजना शुरू की है। अब मखाना, शहद, फल, सब्जी, मक्का और फिर औषधीय पौधों से जुड़े हुए उद्योग लगाने पर सरकार 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान देगी। जी हाँ, ये योजना बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत लाई गई है। इसका फायदा 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं को मिलेगा। व्यक्तिगत निवेशक, किसान उत्पादक कंपनी और फिर फर्म भी इसमें शामिल हो सकती है। शर्त बस इतनी है कि परियोजना लागत का कम से कम 20% बैंक लोन से लेना होगा। वहीं पर एससी, एसटी और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्गों को 5% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी, जबकि महिलाओं और फिर दिव्यांग निवेशकों को भी खास लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय के इंतजार के बाद ट्राई 4 को लेकर के हरी झंडी मिल गई है। बिहार बोर्ड 5 जनवरी को एसटीटी 2025 का रिजल्ट जारी करेगा और इसके साथ ही चौथे चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा। जब बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि रिजल्ट पूरी तरह से तैयार है और जनवरी में ही ट्राई 4 का शेड्यूल जारी किया जाएगा। एसटीटी परीक्षा अक्टूबर से नवंबर के बीच राज्य की यानी कि बिहार के 9 जिलों में कंप्यूटर बेस्ड मोड पर हुई थी। आंसर की पर आई आपत्तियों की जांच के बाद अब नतीजे फाइनल कर दिए गए हैं। जहां अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के अपना रिजल्ट और फिर स्कोर बोर्ड देख सकते हैं। दोस्तों, ठंड का कहर लगातार जारी है। बच्चों बुजुर्गों पर खतरा ज्यादा है। दरअसल बात है कि दरभंगा में कड़ाके की ठंड अब चेतावनी बन गई है। जब गिरते तापमान और फिर घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर बच्चों और फिर बुजुर्गों पर दिख रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी, प्राइवेट स्कूल और फिर कोचिंग संस्थान 6 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। हालांकि शिक्षक और स्टाफ स्कूल में मौजूद रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रहेगी। शनिवार, रविवार को ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहाँ दिन भर कुहासा छाया रहा और फिर तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया। शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने जिले की 168 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की और फिर जरूरतमंदों को कंबल बांटे जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में भीषण ठंड अब जानलेवा साबित होने लगी है।
जब पिछले 3 दिनों में ठंड से जुड़े हुए बीमारियों के कारण 25 लोगों की जान चली गई है ठंड से। जहां हार्ट अटैक और फिर ब्रेन हेमरेज के मामले में अचानक तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। जब पटना के बड़े सरकारी अस्पताल में हालात बेहद गंभीर है, आईसीयू और फिर एचडीयू पूरी तरह से भर चुके हैं, इमरजेंसी वार्ड में भी जगह नहीं बची है। जब कई मरीजों को बरामदे और फिर हॉल में ट्रॉली पर इलाज करना पड़ रहा है, जबकि कुछ गंभीर मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पताल भेजा जा रहा है, यानी कि प्राइवेट अस्पताल। वहाँ पर डॉक्टरों का कहना है कि ठंड में ब्लड वेसल सिकुड़ने से बीपी बढ़ जाता है, जैसे हार्ट अटैक और फिर स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। खास करके बुजुर्ग, हार्ट, बीपी, शुगर और फिर सांस के मरीजों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ठंड को हल्के में लेना अब भारी पड़ सकता है। दोस्तों, बिहार के मेधावी छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत अब छात्रों को आवेदन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 8वीं कक्षा के पात्र छात्रों का आवेदन अब उन्हें उनके स्कूल के प्राचार्य खुद करेंगे। राज्य के करीब 65,000 सरकारी स्कूलों के लिए आवेदन अनिवार्य कर दिया गया है। पहली बार ई शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए प्राचार्य सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ताकि कोई भी योग्य छात्र जानकारी या फिर तकनीकी दिक्कत के कारण योजना से वंचित न रह जाए। दोस्तों, उत्तराखंड की मंत्री के पति गिरधारी लाल शाहू के बयान पर बिहार में जबरदस्त बवाल मच गया है। जब बिहार की महिलाओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ सड़कों पर विरोध हो रहा है। सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने गुस्से में ऐलान कर दिया है कि जो भी उस नेता को पकड़ करके लाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी कड़ा बड़ा बयान दिया है और कहा कि ऐसी भाषा बोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पटना में आरजेडी महिला प्रकोष्ठ ने भी विरोध निकाला और पुतला फूंका। पूरा विवाद उस वायरल वीडियो से जुड़ा हुआ है जिसमें मंत्री के पति बिहार की बेटियों को लेकर के बेहद शर्मनाक टिप्पणी करते दिखे। अब सवाल यही है कि क्या ऐसे बयानों पर सिर्फ बयानबाजी होगी या सच में कोई सख्त कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां पर शादी के नाम पर बेटियों की असमत को धंधा बना दिया गया था। जब पुलिस ने दुल्हन सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। यह गिरोह दूसरे राज्यों के उम्रदराज युवकों को कम पैसों में शादी कराने का लालच देता था और फिर मोटी रकम लेकर के ठगी करता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने चांदी के गहने और फिर 1 लाख से ज्यादा नगद बरामद किया है। जहाँ हाल ही में एक युवक से 1.5 लाख रुपए लेकर के फर्जी शादी की तैयारी की जा रही थी, लेकिन वक्त रहते हुए पुलिस ने छापेमारी कर दी। जब पुलिस अब ये पता लगा रही है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है और अब तक कितने लोगों को ठगा गया है। ये कार्रवाई साफ संदेश है, शादी के नाम पर सौदेबाजी और फिर बेटियों की मजबूरी से खेलने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, बिहार में जमीन माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अपराध, अतिक्रमण और फिर भूमि विवाद पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है। जहाँ लखीसराय के बरबैया में जनसंवाद के दौरान उन्होंने बताया है कि विशेष अभियान 14 जनवरी तक हर हाल में पूरा किया जाएगा और इसी साप्ताहिक समीक्षा भी हो रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आम लोगों की जमीन और फिर राजस्व से जुड़े हुए समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। वहीं पर सरकार की प्राथमिकता गरीब और जरूरतमंद परिवारों को जमीन और फिर पक्का मकान देना है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी भी तरीके की लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल छूने वाली एक कहानी सामने आई है। मैट्रिक परीक्षा देने के लिए घर से निकला बेटा 18 साल 5 महीने बाद अचानक जिंदा लौट आया। जी हाँ, यानी कि मुजफ्फरपुर में यहाँ पर एक बेटा मैट्रिक परीक्षा देने के लिए गया था, लेकिन 18 साल 5 महीने बाद वापस लौटा। जी हाँ, 18 साल बाद लौटा। जी हाँ, जिस बेटे को परिवार ने 2007 में मृत मान करके समाज के कहने पर उसका अंतिम संस्कार तक कर दिया था, वही बेटा जब सामने खड़ा हुआ तो फिर माता पिता फूट फूट करके रो पड़े। ये मामला गायघाट प्रखंड के लक्ष्मण नगर गांव का है। रोशन कुमार गलत संगत में पड़ करके दिल्ली जाने के दौरान ट्रेन में बिछड़ गया था। मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वह घर का पता भूल गया और वर्षों तक भटकता रहा। जहाँ छपरा में एक सामाजिक संस्था ने उसे संरक्षण दिया, इलाज कराया और पहचान के बाद परिवार से मिलवाया। जब मां ने बेटे को देखते ही पहचान लिया, 1 जनवरी को रोशन गांव लौटा। परिवार अब उनके इलाज और फिर देखभाल में जुटा है। जब ये कहानी उम्मीद, दर्द और इंसानियत की मिसाल बन गई है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कांग्रेस पर बड़ा तंज कसा है। जब प्रियंका गांधी को असम स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि अब जनता सब समझती है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये दौर अब नहीं चलेगा।
उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा कोई भी चेहरा नहीं बचा है, जबकि भाजपा में एक आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनता है। जब सत्ता आम लोगों के हाथ में होनी चाहिए, परिवारवाद से देश आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं पर ओबीसी के बयान पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है और देश अपनी सुरक्षा खुद करना जानता है। जहां लालू यादव के मामले में उन्होंने कहा कि फैसला अदालत के हाथ में है, जो भी आदेश आएगा सबको मानना पड़ेगा। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है, जहां कानून का राज है और फिर अपराधी या तो जेल में जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और फिर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और फिर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। जब वीबीजी रामजी योजना के विरोध को लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को रोजगार या गरीबों की चिंता नहीं है, उसे दिक्कत सिर्फ भगवान राम के नाम से है। उन्होंने कहा है कि नई योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में रोजगार के दिन 100 से बढ़कर के 125 किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। गिरिराज सिंह का आरोप है कि यूपीए सरकार ने कभी रोजगार बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा, जबकि मोदी सरकार ने ग्रामीण रोजगार पर रिकॉर्ड पैसा खर्च किया है। दोस्तों, बिहार के मुंगेर से प्रेम विवाह का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर 18 साल की लड़की ने घर से भाग करके मोहम्मद नियाजुल से शादी कर ली। लड़की हिंदू है और सिंदूर लगाए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में लड़की ने साफ कहा कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और वह खुश है, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब लड़की की मां एसपी के पास पहुंच गई। मां ने आशंका जताई है कि नियाजुल उनकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि उसे काट करके कुकर में डाल देने जैसी गंभीर बात कही है। वहीं पर पिता की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण और फिर शादी के इरादे से भगा ले जाने का केस दर्ज किया है। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी हुई है। एक तरफ लड़की अपनी मर्जी की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर के डरा हुआ है। मामला अब कानून, प्रेम विवाह और फिर परिवार की चिंता के बीच उलझ गया है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर के पीरपैंती थाना से उस वक्त हंगामा मच गया जब एक महिला ने दारोगा पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। जब जमीन विवाद के मामले में पीड़िता कविता देवी ने कहा कि केस से नाम हटाने के बदले दारोगा ने पैसे मांगे और डर के कारण उसने 15 से 20 हजार रुपये दे भी दिए। न्याय न मिलने पर महिला भाजपा विधायक मुरारी पासवान के पास पहुंची। विधायक सीधे थाने पहुंचे और फिर दारोगा की जमकर के क्लास लगाई। जब सवालों के जवाब में दारोगा खुद को बचाते हुए बार बार भगवान की कसम खाते दिखे। हैरानी की बात तो यह है कि पूरे मामले के बाद भी अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, न ही एसएसपी का बयान आया है। जी हाँ, वहीं पर पीड़ित परिवार ने उच्च स्तरीय जांच, पैसे की वापसी और फिर दारोगा पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, बिहार में जमीन से जुड़े हुए मामलों के निपटारे को लेकर के सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। जहां अब पहले आओ पहले पाओ यानी कि फीफो सिस्टम के आधार पर जमीन के मामलों का निपटारा नहीं होगा। जहां राष्ट्र एवं भूमि सुधार विभाग ने इस व्यवस्था को 31 मार्च 2026 तक के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया है। जहां सरकार का कहना है कि फीफो सिस्टम की वजह से कई जरूरी और फिर प्राथमिकता वाले मामले लंबित हो रहे थे। जहां खास करके SC ST वर्ग से जुड़े हुए आवेदन और फिर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में कई आई शिकायत अब ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। वहीं पर इसके लिए बिहार भूमि पोर्टल के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा रहा है ताकि जरूरी मामलों को तेजी से हल किया जा सके। वहीं पर सरकार का साफ कहना है कि लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, यही इस फैसले का मकसद है। दोस्तों, बिहार के शिक्षा विभाग से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। निगरानी ब्यूरो की जांच में 2900 से ज्यादा शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। किसी ने अंक बढ़ा दिए तो किसी ने रोल नंबर में हेराफेरी करके नौकरी हासिल की। जब अब तक 6.5 लाख से ज्यादा दस्तावेजों की जांच हो चुकी है और 1700 से अधिक FIR दर्ज हो चुकी है। वहीं पर यह जांच पटना हाईकोर्ट के आदेश पर 2006 से 2015 के बीच बहाल शिक्षकों के खिलाफ चल रही है। वहीं पर जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि फर्जी डिग्री बनाने वाले रैकेट लंबे समय से सक्रिय हैं। निगरानी ब्यूरो ने साफ कर दिया है कि जांच पूरी होते ही फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी होगी। दोस्तों, अब छुट्टी और रविवार में भी रजिस्ट्री ऑफिस खुले रहेंगे। जहां बिहार सरकार ने आम लोगों की सुविधा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जनवरी 2026 में अब बिहार सभी रजिस्ट्री कार्यालय घोषित छुट्टियों में भी खुले रहेंगे, यानी कि जमीन, मकान या फिर अन्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री अब छुट्टी के दिन भी कराई जा सकेगी। हालांकि यह सुविधा राष्ट्रीय अवकाश के दिन लागू नहीं होगी। जहां मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसे लेकर के आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से कामकाजी लोगों को राहत मिलेगी और सामान्य दिनों में रजिस्ट्री ऑफिस में लगने वाली भीड़ भी कम होगी। जहां जनवरी महीने के लिए ये विशेष व्यवस्था लागू रहेगी ताकि लोगों का काम आसानी से और समय पर हो सके।
दोस्तों बिना रिचार्ज के भी बिजली मिलेगी। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। अब अगर आपके स्मार्ट मीटर पर बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर तुरंत बिजली नहीं काटेगी। जब बिजली विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है जिसके तहत रिचार्ज खत्म होने पर भी 72 घंटे तक बिजली मिलती रहेगी। इसका फायदा यह होगा कि आधी रात या फिर आपात स्थिति में अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन 72 घंटों के भीतर उपभोक्ता आराम से दोबारा रिचार्ज करा सकते हैं। अगर तय समय में रिचार्ज नहीं हुआ तभी बिजली काटेगी। वहीं पर इस सुविधा का लाभ महीने में सिर्फ एक बार मिलेगा। जहां बिना रिचार्ज बिजली चालू करने के लिए स्मार्ट मीटर के काले बटन को 30 सेकंड तक दबाना होगा। विभाग का कहना है कि ये व्यवस्था आपात हालात में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए की गई है। दोस्तों ठाकुरगंज में हाथियों का झुंड फिर से एक बार तबाही मचाना शुरू कर दिया है। जब किशनगंज जिले से एक बार फिर से मानव वन जीव संघर्ष की गंभीर तस्वीर सामने आई है। ठाकुरगंज प्रखंड के सीमावर्ती इलाके में हाथियों का झुंड पिछले 4 दिनों से किसानों की मेहनत पर भारी पड़ रहा है। रात के अंधेरे में खेतों में घुस करके फसलें रौंद दी जा रही है तो फिर दिन निकलते ही हाथी नेपाल की ओर लौट जा रहे हैं। जब किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और फिर वे वन विभाग से अस्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। तो आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत बारी जमीन वार्ड संख्या 2 में हाथियों का एक झुंड पिछले 4 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहा है। जब बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन हाथी रात के समय खेतों में घुस करके फसलों को पूरी तरीके से रौंद दे रहे हैं और इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थानीय किसानों के अनुसार हाथी मुख्य रूप से धान की फसल, पुआल और खेतों में रखा अनाज नष्ट कर रहे हैं, जहां किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है। किसानों का दावा है कि अब तक करीब 4 से 5 लाख रुपए की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं पर ग्रामीणों ने बताया है कि हाथी रात में गांव और फिर खेतों की ओर आते हैं जिससे लोगों में डर का माहौल बना रहता है। कई किसान रात भर जाग करके हाथियों को भगाने की कोशिश करते हैं लेकिन जान का खतरा होने के कारण वे ज्यादा कुछ कर पाने में असमर्थ है। जहां दिन के उजाले में यही हाथी नेपाल की ओर जंगल में चले जाते हैं जिससे समस्या और ज्यादा जटिल हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कोई नई समस्या नहीं है। हर साल नेपाल से हाथियों का झुंड इस इलाके में प्रवेश करता है और फिर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। ग्रामीणों ने यह भी याद दिलाया है कि पिछले साल जिले के अलग अलग इलाकों में हाथियों के हमले से कई लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। वहीं पर हाथियों के लगातार उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग से इस समस्या का अस्थायी समाधान निकालने की मांग की है। किसानों का कहना है कि केवल निगरानी से काम नहीं चलेगा बल्कि हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए ठोस व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों किशनगंज में एक तलाकशुदा महिला ने फेसबुक के जरिए दोस्ती करने वाले युवक पर निकाह का झांसा देकर के गलत काम करने और फिर निजी यानी प्राइवेट वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया है। जब पीड़िता की शिकायत पर सदर थाना में कोर्ट के आदेश से एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जब पीड़िता पूर्णिया जिले की रहने वाली है और फिलहाल अपनी 7 साल की बेटी के साथ किशनगंज के मोहिद्दीनपुर इलाके में किराए के मकान में रह रही। तो आपको बता दो कि महिला ने अपनी शिकायत में बताया है कि उसका निकाह साल 2015 में हुआ था लेकिन आपसी विवाद के बाद 2018 में पंचायत के सामने तलाक हो गया। इसके बाद वे अपनी बेटी की परवरिश और फिर आजीविका के लिए किशनगंज आकर के रहने लगी। जब महिला के अनुसार साल 2022 में उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से एक युवक से हुई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। जब युवक ने उसका भरोसा जीता, उसकी निजी जिंदगी के बारे में जानकारी ली और फिर अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात भी करवाई। जब पीड़िता का आरोप है कि युवक ने उसे और फिर उसकी बेटी को अपनाने का भरोसा दिलाया और निकाह का वादा किया। महिला ने बताया है कि दिसंबर 2024 में युवक उसके घर आया और निकाह का झांसा देकर के शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान युवक ने कथित तौर पर उसका प्राइवेट वीडियो भी बना लिया। इसके बाद निकाह के नाम पर वह टाल मटोल करने लगा। जब पीड़िता के मुताबिक नवंबर 2025 में युवक कुछ अन्य लोगों के साथ उसके घर पहुंचा और फिर निकाह के बदले 2 लाख रुपए नगद और फिर एक गाड़ी की मांग की। जब विरोध करने पर महिला को निजी यानी कि प्राइवेट वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई, जहां गाली गलौज और फिर मारपीट भी की गई। वहीं पर महिला का आरोप है कि उसने पहले थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन एफआईआर नहीं ली गई। इसके बाद वे अदालत पहुंची जहां से मिले आदेश के आधार पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कराया। वहीं पर पीड़िता का कहना है कि घटना ने उसे शारीरिक, मानसिक और फिर आर्थिक रूप से तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जब महिला ने प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उसे न्याय मिल सके और फिर भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों किशनगंज जिले में एक और नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। किशनगंज जिले में जल्द ही न्यू किशनगंज रेलवे स्टेशन के निर्माण की तैयारी शुरू होने जा रही है। ये स्टेशन मौजूदा किशनगंज रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर होगी। जब नए स्टेशन के बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, भीड़ से राहत और सुगम आवागमन का लाभ मिलेगा। रेल अधिकारियों के अनुसार ये स्टेशन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर के डिजाइन किया जाएगा। न्यू किशनगंज रेलवे स्टेशन के साथ साथ जिले में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए मल्टी लाइन परियोजनाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। ठाकुरगंज सिलीगुड़ी रेल लाइन के दोहरीकरण और कुवैतपुर अलुआबाड़ी तीसरी और फिर चौथी रेल लाइन परियोजनाओं को लेकर के समाहरणालय में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अधिकारी विशाल राज ने की है, यानी कि किशनगंज डीएम विशाल राज ने की, जिसमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और फिर संबंधित विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। हम आपको बता दूं कि इस बैठक में बताया गया है कि दोहरीकरण और फिर अतिरिक्त लाइनें पूरी होने से रेल परिचालन क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इससे न सिर्फ पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही भी ज्यादा सुचारू होगी। रेलवे अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि न्यू किशनगंज रेलवे स्टेशन के आसपास फिलहाल किसी फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव नहीं है, लेकिन यात्रियों की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस परियोजना का एक अहम पहलू यह भी है कि भविष्य में ठाकुरगंज को एक बड़े रेलवे जंक्शन के रूप में विकसित करने की योजना है। जब प्रस्ताव है कि ठाकुरगंज को अररिया से जोड़ा जाए, जिससे सीमांचल के कई हिस्से सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ सके। इससे व्यापार, रोजगार और फिर आवागमन के लिए नए अवसर पैदा होंगे। जब बैठक में भूमि अधिग्रहण की स्थिति और फिर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय पर चर्चा हुई, जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि परियोजनाओं को समय पर और फिर गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, पथ निर्माण और फिर भवन निर्माण विभाग के अधिकारी, अंचल अधिकारी और रेलवे कर्मी इस बैठक में शामिल रहे। जहां इसके अलावा ठाकुरगंज के गलगलिया में प्रस्तावित डंपिंग यार्ड को भी क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है। इससे नेपाल के उद्यमियों को कोलकाता से सीधे आयातित सामान मंगाने में सुविधा मिलेगी, जिसका फायदा किशनगंज और आसपास के इलाकों को होगा। कुल मिलाकर के न्यू किशनगंज रेलवे स्टेशन और फिर मल्टी लाइन रेल प्रोजेक्ट सिर्फ यात्री सुविधा तक सीमित नहीं है, ये सीमांचल के आर्थिक नक्शे को नया आकार देने और फिर किशनगंज को पूर्वोत्तर भारत के एक अहम रेलवे द्वार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को कांग्रेस ने बंगाल में बड़ी जिम्मेदारी दी है, जब बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो इस पेज को आप अभी फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। जब बिहार के किशनगंज से सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को पार्टी ने एक बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर के कांग्रेस ने जिस स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, उसमें किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को अहम सदस्य बनाया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस अपनी संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति को नए सिरे से गढ़ने में जुटी हुई है। जब बंगाल जैसे अहम राज्य में किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को जिम्मेदारी मिलना पार्टी के भीतर भरोसे और फिर राजनीतिक संदेश है और दोनों लहजे से अहम माना जा रहा है। जब पश्चिम बंगाल की स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद को सौंपी गई है, उनके साथ टीम में सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के अलावा ममता देवी और फिर बीपी सिंह को भी शामिल किया गया है। यह कमेटी बंगाल में उम्मीदवारों के चयन की अहम भूमिका निभाएगी, जिसे चुनावी रणनीति की रीढ़ माना जाता है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था और फिर पार्टी महज 6 सीटों पर सिमट गई थी। इस झटके के बाद कांग्रेस अब संगठनात्मक सुधार और फिर आगामी राज्यों के चुनाव पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कई राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपालन ने इन कमेटियों की आधिकारिक घोषणा की है। उनके मुताबिक इन कमेटियों का उद्देश्य उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी, संतुलित और फिर जीत की संभावना के आधार पर तय करना है। वहीं पर पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस की सक्रियता बढ़ाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ सप्तगिरी शंकर इलाका इमरान मसूद और फिर डॉक्टर CVL प्रसाद को सदस्य नियुक्त किया गया है। पर कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को मिली ये जिम्मेदारी न सिर्फ उनके राजनीतिक कद को दर्शाती है, बल्कि ये भी बताती है कि कांग्रेस अब बिहार की हार से सबक लेकर के अन्य राज्यों में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है।
दोस्तों किशनगंज जिले में ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। जहां किशनगंज जिले में घना कोहरा, सर्द हवाएं और फिर गिरता तापमान तीनों ने मिलकर के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सुबह के समय हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर चलना जोखिम भरा हो गया है। मौसम विभाग ने किशनगंज समेत बिहार के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है और फिर आने वाले 24 घंटे में तापमान 3 डिग्री तक गिरावट की चेतावनी दी है। जब पूरी स्थिति क्या है, किन कारणों से ये ज्यादा खतरा है। जब घने कोहरे के कारण सुबह और फिर देर रात के समय दृश्यता बेहद कम हो गई है। जब कई इलाकों में दृश्यता 30 से 50 मीटर तक की सिमट गई है, जिससे सड़क और फिर रेल यातायात प्रभावित हुआ है। जब वाहन चालकों को खास तौर पर सुबह के वक्त भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग ने किशनगंज कोहरे से प्रभावित जिलों की लिस्ट में शामिल करते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य में यानी कि बिहार में सबसे अधिक तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में दर्ज किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ठंडी हवा और फिर कोहरे ने ठिठुरन बढ़ा दी। जब न्यूनतम तापमान की बात करें तो फिर राज्य के कई हिस्सों में ये 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया। वहीं पर पटना और फिर तिरहुत प्रमंडल के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, गया, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और फिर कटिहार में भी कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर कोहरे की वजह से सबसे कम दृश्यता 50 मीटर फॉरबिसगंज में दर्ज की गई, जबकि कई अन्य जिलों में भी हालात लगभग ऐसे ही रहे। गनीमत रही है कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में यानी कि बिहार में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार के कई इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है। अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके बाद अगले 48 घंटे तक तापमान में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं होगा। न्यूनतम तापमान भी अगले 3 से 4 दिनों तक लगभग स्थिर रहने की संभावना है। जब पटना स्थित कई जिलों में 8 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। बिहार में 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाती है, ये कहना है बीजेपी के एक नेता का। अब इसको लेकर के बवाल मच गया है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने जबरदस्त वार किया है। जी हाँ, एआईएमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने बिहार की महिलाओं के अपमान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी की एक नेता है, उनका कहना है कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती है। अगर आपको शादी करनी है तो आप बिहार जाइए और वहां से 20-25 हजार में लड़कियां उठा करके लाइए। इस तरीके का बयान दिया। अब इसको लेकर के तमाम सियासी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी को छोड़ करके। जी हाँ, बीजेपी और एनडीए को छोड़ करके। इसी को लेकर के एआईएमआईएम प्रवक्ता ने हमला बुलाया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार हमारे इस पेज पर आए हैं तो इस पेज को अभी आप फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि कटिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम की राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जहां साहू ने बिहार की महिलाओं को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे आदिल हसन आजाद ने बिहार की बेटियों, महिलाओं और फिर पूर्व प्रदेश की अस्मिता पर सीधा हमला बताया है। आदिल हसन आजाद ने कहा है कि भाजपा नेता के पति का यह बयान है कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती है, न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि ये पूरे बिहार को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने इस टिप्पणी को महिला विरोधी, बिहार विरोधी और फिर घृणित मानसिकता का प्रतीक बताया है। आदिल हसन आजाद ने मांग की है कि ऐसे व्यक्ति पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए और भाजपा नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से इस बयान से खुद को अलग करना चाहिए। जहां उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की सोच रखने वाले लोग बिहार आते हैं तो फिर जनता उन्हें जूते की माला पहना करके जवाब देगी। जहां आदिल हसन आजाद ने बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय श्रावगी पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा बिहार में बढ़ती मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए है। आदिल हसन आजाद ने हाल ही में मधुबनी में हुई लिंचिंग की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों और फिर गरीब तबके के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जहां उन्होंने आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अशरफ फातमी से भी अपील की है। आदिल हसन आजाद ने उनसे इस मुद्दे पर खुल करके सामने आने और फिर बिहार की महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए मजबूती से आवाज उठाने का आग्रह किया है। आदिल हसन आजाद ने स्पष्ट किया है कि बिहार की महिलाएं किसी की जागीर नहीं है और उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया है कि एआईएमआईएम बिहार की अस्मिता और फिर महिलाओं के सम्मान की लड़ाई हर मंच पर लड़ती रहेगी। जी आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।